हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की जो वैकेंसी है इसके बारे में, जिसका सभी को बहुत दिन से इंतजार था। और ये वैकेंसी जो हमारा इंतजार था अब ये हमारा खत्म हो चुका है और वैकेंसी जो है आपकी आ चुकी है। और ये आज ही हमारा नोटिफिकेशन आया है कि भाई हमारे पास कितने पोस्ट हैं, क्या है। ठीक है, नोटिफिकेशन इसका आउट हो चुका है। तो भाई इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई जो हमारे पास क्या है, कि जो हमारे पास वैकेंसी है ना, वैकेंसी अब नंबर है जो है ना 60,244 है, ये किस प्रकार से, ये सारी बातें करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हमारे पास सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और एज लिमिट क्या है। यही कुछ हमारे पास 4 से 5 मेन पॉइंट होते हैं। कुछ हम लोग बात करेंगे फिजिकल के बारे में कि भाई आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, चेस्ट क्या होना चाहिए, है ना। ये सारा कुछ हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए नोट करके, जिसके बारे में हम लोग डिटेल से बातें करेंगे, जो हमारे काम की चीजें हैं, जहाँ पे आपको ज्यादा नजर रखनी है। बाकी नॉर्मल चीजें आप जाओगे सरकारीजल.com पे जाओगे, नोटिफिकेशन से आप डाउनलोड कर लोगे, वहां से नॉर्मल चीजें पढ़ लोगे। लेकिन जो आपकी काम की हैं वो चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है भाई, चलो। तो ये हमारे पास है भाई कि हमारे पास यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का, और इसके लिए हम लोग रीजनिंग की क्लास लेके आएंगे। किसकी क्लास लेके आएंगे? रीजनिंग की लेके आएंगे। और हमारे पास हो सकता है कि 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो। रीजनिंग की हो सकता है पहले ही स्टार्ट हो जाए, 1 जनवरी से हम लोग हो सकता है मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर दें, है ना। लेकिन रीजनिंग की तो हम लोग कंफर्म लेके आएंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और हम रीजनिंग के लिए एसएससी जीडी का क्या है कि भाई यूपी पुलिस जो है हमारा कांस्टेबल, इसका हम लोग बैच लेके आएंगे। ठीक है, यूपी पीप का हम लोग रीजनिंग का बैच लेके आएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना। यहाँ पे जो है आपका एक फाउंडेशन बैच मिलेगा रीजनिंग का। जितने भी हमारे टॉपिक हैं वो सभी आपको बेसिक से एडवांस तक कराए जाएंगे, जहां से आज तक हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है भाई, तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहेगा, वहां पे जुड़ जाइएगा। वहां पे क्लास की पीडीएफ मिलती रहेगी। तो हम लोग बहुत जल्द ही रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच लेके आएंगे यूपी कांस्टेबल। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है इसके लिए हम लोग लेके आएंगे रीजनिंग का बैच, और मैथ का भी लेके आएंगे। उसके लिए प्लानिंग करेंगे तब, लेकिन रीजनिंग का कंफर्म। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई हम लोग यहाँ से कि भाई हमारे पास क्या है, कि जो हमारा नोटिफिकेशन। ठीक है भाई, बोलो जो हमारा क्या है, कि जो मेरे दोस्त नोटिफिकेशन है इसके बारे में हम लोग यहाँ से बात कर लेते हैं। आइए, तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आज ही आपका जारी हुआ है। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है। तो ये नोटिफिकेशन जो है हमारा, ये आज ही जारी हुआ है, दिसंबर 23 और 2023 को। ठीक है, यानी 23/12/2023 को ये हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको जो है सारी चीजें यहाँ पे आपको दी गई हैं। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों व महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर, है ना। क्या है कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास है ग्रेड पे 2000 नए, है ना, 5200। ठीक है, बोलो 5200 से, है ना, कि कितना 2200 वेतन में, वेतन मैट्रिक्स रूप, है ना 21। ठीक है, 21,700 के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ये आपके पास नोटिफिकेशन आ चुका है। और हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे आरक्षित नागरिक जो हैं इनके बारे में, यहाँ से कुछ बातें करते हैं। तो अनारक्षित जो है इनके लिए हमारे पास कितने हैं, कि भाई 24,102, कितने 24,102 पद हैं। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनके लिए हमारे पास 6,024 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, यानी जो ओबीसी होता है, इनके लिए बात करें तो 16,264 पद हैं। ठीक है, ये हमारा जनरल के लिए हो गया, ये ईडब्ल्यूएस हो गया, और ये हमारे पास क्या है, ओबीसी हो गया। अनुसूचित यानी कि एससी, और ये अनुसूचित जनजाति एसटी। एससी में है हमारे पास 12,650, एसटी में है 1,204। यानी टोटल आपके पास होते हैं 60,244 पद। यानी कि इतनी वैकेंसी आपके पास निकल के आई हुई है यूपी कांस्टेबल की। ठीक है, इसमें क्या है कि भाई इस नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। यानी कि पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, चलो। इसमें क्या है, परीक्षा के पूर्व भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है, किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त भी की जा सकती है। ठीक है, भर्ती किसी भी समय या भर्ती
के स्तर पर बिना बताए इसको रद्द भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं क्योंकि इतने दिन बाद इंतजार करने के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। चलिए, तो अब हमारे पास ये तो देखो आपने टोटल नंबर जितने थे आपने देख लिया कि हमारे पास कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी से कितनी है। अब देख लेते हैं भाई, सबसे दूसरा डाउट आएगा कि भाई आवेदन की समय सारणी क्या है। इसको देखते हुए हम लोग क्या है कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ, यानी कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा ये कब से होगा, 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बोलो। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी, ये रहेगी 16 जनवरी 2024, यानी कि लगभग आपको 21 दिन का टाइम मिलने वाला है। और जैसा कि आपको पता है कि पद हमारे ज्यादा है और जनसंख्या भी ज्यादा है ना, तो क्या होगा कि हो सकता है कि एग्जाम जो है इसकी डेट, यानी कि जो फॉर्म भरने की डेट है इसको बढ़ाया जाए, है ना। अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, आप लोगों को क्या करना है कि भाई स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लेना है। ठीक है, दिसंबर में ही आपको फॉर्म भर लेना है, याद रखना। हो सकता है बाद में साइट ना चले, है ना, लोड ना ले पाए, टाइम ना बढ़ाया जाए, ये भी हो सकता है। अगर साइट नहीं चलती तो टाइम बढ़ाया जाएगा। अगर क्या किया कि भाई अगर वहां से साइट का टाइम, अगर आपका क्या है कि एग्जाम का जो हमारे पास लास्ट डेट है, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, इसको अगर नहीं बढ़ाया गया तो आप क्या करोगे, इसलिए आप स्टार्टिंग में ही फॉर्म भर लें तो बेहतर है। ठीक है, चलो। और हमारे पास शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि होगी 18 जनवरी 2024। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि 27 दिसंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और ये चलेगा हमारा 16 जनवरी तक, और लास्ट हमारे पास इसमें संशोधन होगा वो 18 जनवरी तक हो सकता है। आप कोशिश करें पहले ही दिनों में फॉर्म भर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आवेदन शुल्क हमारे पास क्या होगी, इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क जो है वो 400 रुपए मात्र होगी। कितनी, वो रहेगी ₹400 मात्र। ठीक है भाई, बोलो। तो ये बात हो गई यहाँ से हमारे पास किसके किसके बारे में, भाई हमने बात कर लिया जो वैकेंसी थी, फार्म हमें कब डालना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, भाई हमारी आयु कितनी है, एज क्या है यहाँ पे। तो एज पे आते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई एज आपकी क्या होनी चाहिए। आ जाओ भाई। ठीक है, ये कुछ राष्ट्रीयता है कि जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एज के बारे में। ठीक है, ये हमारे पास शैक्षिक अर्हता देख लेते हैं भाई, आपके पास क्या है कि भाई योग्यता कितनी होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं, ये भी आपके लिए जरूरी है। तो शैक्षिक अर्हता जो है हमारे पास ये क्या है, भारत में विविध, है ना, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी आपको 12वीं तो उत्तीर्ण होना ही चाहिए, तो इसके आसपास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं आपको पास होना चाहिए, और इसमें क्या है कि 12वीं में आप बस पास होना चाहिए, परसेंटेज मायने नहीं है 12वीं पे, है ना। आप कितने भी परसेंटेज हैं, लेकिन आप बस 12वीं में पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई। आप क्या कर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। और यहाँ पे देखो सम्मिलित हुए, यहाँ पे क्या है, अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र ना होंगे, यानी जो अपेयरिंग पे है, जो 12th कर रहे हैं वो पात्र नहीं होंगे, जो कर चुके हैं वो पात्र होंगे। ठीक है, पास होने चाहिए, कितने परसेंट से वो मायने नहीं है, बस आप 12th तक पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। आगे हमारे पास क्या होगा कि भाई एज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, पहले हम लोग एज के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे पास आयु का पॉइंट है इसके बारे में। आइए भाई, आयु के बारे में बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023, ठीक है, 1/7 यानी 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, है ना। क्या हो भाई, 1/7/2023 को 18 तक की आयु उसने प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि आप 18 से 22 के बीच में भर सकते हैं। 18 से 22 वर्ष के बीच में आप इस फॉर्म को अगर हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म कितना, 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हमारा एज दे दिया आपको, आप इससे समझ सकते हो ये किसके लिए है, पुरुषों के लिए है, यानी कि मेल के लिए है। किसके लिए है, मेल के लिए। फीमेल के लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, मेल के लिए आप एज के बारे में आप जान चुके हैं, बाकी आपका एज रिलैक्सेशन भी है तो उसके हिसाब से आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है, अगर उसके हिसाब से आप देखते हैं यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम लोग ओबीसी जो होते हैं और
एससी और एसटी का देखें तो आप कब तक का यहाँ पे लगभग आपका जो है अगर निकल के आता है तो आपके पास कितना निकल के आता है भाई, आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के हिसाब से आप देख लेना कितना आप कर सकते हो। ठीक है, बोलो भाई, है ना। यहाँ पे आप एज रिलैक्सेशन के हिसाब से देख लेना कि आपको कितनी छूट मिल रही है। ये सारी चीजें आगे यहाँ पे दी गई हैं, उस हिसाब से आप मेजर कर लेना, देख लेना। ठीक है, बाकी आपको 18 से 22 के बीच अगर है तो आप भर सकते हैं। चलिए, महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी कि महिलाएं जो है वो फार्म कब तक भर सकती हैं। महिलाएं जो है भाई वो फार्म भर सकती हैं 18 से 25 के बीच में। 18 से 25 वर्ष के बीच में महिलाएं यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट है वो फार्म को भर सकते हैं। बात आप समझ रहे हो ना। वो कितने तक भर सकते हैं, वो भर सकते हैं 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, यानी कि 18 से 25 के बीच, और जो मेल है वो 18 से 22 के बीच। अब यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां जो और ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए केवल यूपी के मूल निवासी के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के जो हैं उन्हीं को क्या मिलेगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रवत्र क्या है, शासनादेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जितना आपका क्या है कि जो प्रशासन के द्वारा निहित होता है उतनी एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। जो आप कहाँ के निवासी हैं, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो यूपी की वैकेंसी है, तो जो उत्तर प्रदेश के हैं भर तो अदर स्टेट के भी सकते हैं, लेकिन एज रिलैक्सेशन का उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। एज रिलैक्सेशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ यूपी वालों को ही मिलने वाला है, सिर्फ यूपी वालों को। ठीक है, बाकी कितनी एज रिलैक्सेशन, जैसा आपके प्रशासन के कागजों में है ना, शासनादेशों में निहित होता है, उस हिसाब के आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। चलिए, तो ये बात हो गई आपके पास एज को लेके। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ बातें यहाँ पे थी। ठीक है, अधिमानी अर्हताएं, अगर क्या होता है कि इन अन्य बातों के समान होने पर अगर आप क्या करते हैं कि भाई जैसे यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब अगर दो कैंडिडेट हैं, अगर कट ऑफ 210 गई है या जितनी भी गई है, 210 पे अगर आप दो कैंडिडेट आ जाते हो तो अब किसको लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। अगर समानता क्या हो जाती है, अगर आप कट ऑफ 210 गई और 210 पे आप दो लोग फंस रहे हो तो किसको लेना है ना, क्योंकि भाई वो कितनी वैकेंसी के हिसाब से बुलाएंगे। तो अगर 210 के जो ऊपर हैं 11 12 जो हैं वो तो सभी जाएंगे, लेकिन जो कट ऑफ के अकॉर्डिंग फंसेंगे यहाँ पे 2 3 जितने लोग फंसेंगे उनको क्या करना होगा, उनको जो है DOEACC है ना, या फिर सोसाइटी से है ना, NIELT सोसाइटी से कंप्यूटर ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि उनके पास ओ लेवल की डिग्री होनी चाहिए, ओ लेवल स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर प्रदाशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि जो हमारे पास NCC या फिर NCC का बी प्रमाण पत्र हो, है ना। NCC में भी आपको ग्रेड मिलता है ABC इस तरीके से कुछ, तो बी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप सेम फंस रहे हो तो क्या कि अगर आप समान फंस रहे हो तब, अगर आप कट ऑफ के ऊपर हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको बुलाया जाएगा। लेकिन अगर जो कट ऑफ में या कुछ समानताएं पाई जाती हैं तो इन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई कुछ मेन बातें। हमने बात कर ली भाई हमारे पास कितने पद थे, उसके बाद हमने बात कर ली फॉर्म कब तक आप भर सकते हो, आयु की बात कर ली। ठीक है, और कितने आप पास होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में बात कर ली। अब ये अगर समानता कुछ पाई जाती है तो अब किस अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात कर ली। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई परीक्षा कैसी होनी है, तो अब हम लोग थोड़ा परीक्षा पैटर्न पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ, ये और सारी चीजें आप पढ़ लेना, और ये हम लोग अभी यहाँ पे शारीरिक जो है इन सभी बारों में सभी चीजों में बात करेंगे। अब लिखित परीक्षा, देखो हम लोग परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं कि भाई परीक्षा पैटर्न आपके पास क्या होगा, तो मेरे भाई परीक्षा पैटर्न होगा आपके पास लिखित परीक्षा। कैसी परीक्षा होगी, ये परीक्षा होगी आपके पास लिखित की। बोलो कैसी परीक्षा होगी, परीक्षा होगी आपके पास लिखित की। ठीक है, इसको क्या हो गया भाई, ये कैसा चल, अच्छा चलो आ जाओ। परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा होगी लिखित की। ऐसे परीक्षार्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे ये ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होंगे। अगर आप 2 से 3 बार फार्म भरते हो, क्या करते हो, अगर आप 2 से 3 बार फार्म भर देते हो तो जो पहली बार में फार्म आप भरोगे उसी से आप माने जाओगे। तो गलती मत करना, फार्म सोच समझ के भरना मेरे भाई, फार्म को सोच समझ के भरना। आपको किसी चैनल से, हमारे ही चैनल पे हो सकता है अगर है ना फार्म
होगा कोई कैंडिडेट तो उसका भर के आपको दिखा दिया जाएगा, अन्यथा आप अदर चैनल से आप देख सकते हो कि फॉर्म किस तरीके से भरा जा रहा है, और ऐसे चैनल से देखना जो सही डिटेल देते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फार्म भरना, नहीं तो आप अगर 2-3 फार्म भरते हो तो आप फिर फंस जाओगे, जो पहली बार है वही माना जाएगा, ठीक है। सम्मिलित किए जाएंगे। लिखित परीक्षा में वास्तविक प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने नंबर्स की होगी? 300 नंबर की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे होगी, यानी 300 क्वेश्चन होंगे आपके पास। क्वेश्चन कितने होंगे? 300 होंगे, और टाइम होगा आपके पास 2 घंटे का। टाइम कितना होगा आपके पास? 2 घंटे का होगा मेरे भाई। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। सामान्य ज्ञान, ठीक है, उसके बाद सामान्य हिंदी यानी कि जैसे जीएस हो गया, हिंदी हो गया, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ हो गया, और रीजनिंग हो गया। यानी कि आपके पास क्या है? जीएस है, हिंदी है, मैथ और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट होंगे। अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पर ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे। देखो 150 प्रश्न है और क्वेश्चन, ठीक है, अंक है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मार्क है, यानी कि अंक आपको मिलेंगे 300। 150 क्वेश्चन के 300 अंक मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, जिसके प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलेंगे। अभ्यर्थी की नियमावली के अनुसार क्या है कि उक्त भर्ती में अभ्यर्थी को प्रत्येक गलत उत्तर पर -0.5 यानी कि 0.5 की क्या की जाएगी? ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है भाई। बोलो तो 1 नंबर नहीं काटा जाएगा, 1/4 नंबर काटा जाएगा, 0.5 नंबर काटा जाएगा। बोलो तो ये बात हो गई आपकी लिखित परीक्षा होगी, परीक्षा पैटर्न के बारे में, ठीक है। और एग्जाम आपने देख लिया कि भाई एग्जाम आपका कैसे होना है, एग्जाम आपका होना है ऑफलाइन, एग्जाम आपका होगा ऑफलाइन। ये सारी बातें आप यहाँ से देख लिए। बोलो इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। आप ध्यान से सुनते जाना, चाहो तो आप नोट भी करते जाना। और अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, आगे अगर हम लोग और कुछ बात करते हैं, ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ कुछ और बातें कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि भाई देखो आप एग्जाम दे लिए आपने, ठीक है, आपने क्या किया कि भाई लिखित परीक्षा दे दी, तो अब जब क्या करोगे, आपको जब बुलाएंगे, ठीक है, आपको जब आगे बुलाते हैं तो आपका क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स, ये देखो ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम होना है, ओएमआर पे, ठीक है, बात आप समझ रहे हो, ठीक है। आ जाओ आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई मेरे क्या किया जाएगा कि आप जब एग्जाम पास कर लोगे, ये सही प्रश्नों की संख्या है, सारी टिप्पणियां आप पढ़ लेना, फिर क्या होगा कि भाई आपके पास अभिलेखों की समीक्षा होगी, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी डीवी और जो पीएसटी है ये एक साथ होगा। अब देखो आप क्या करोगे भाई, जब आप एग्जाम हो जाएगा तो जब फिर आप सेकेंड स्टेज पे, यहाँ से हमारा क्या, ये सेकेंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पे आप क्या करोगे? पेपर दे लोगे। सेकेंड स्टेज पे क्या होगा, आपको जब बुलाया जाएगा तो लगभग वैकेंसी के 2 गुने बुलाए जाएंगे। अगर मानो कि हमारे पास कितनी है 244, इसका अगर आपके पास 2 गुना बुलाया जाए तो कितना हो जाएगा? लगभग 1.5 लाख के आसपास आपको बुलाया जाएगा, 2.5 गुना बुलाया जाएगा। कितना? 2.5 गुना बुलाया जाएगा, तो लगभग आपको, ठीक है, 1.5 लाख के आसपास बुलाया जाएगा, ठीक है, 1.5 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर वहां पे सेकंड है ना, सेकंड कंडीशन पे तब आपका वहां पे क्या होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा मेरे भाई, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और उसी दिन आपका क्या होगा? उसी दिन आपका क्या होगा मेरे भाई? आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब हाइट आपकी टेस्ट होगा और आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा। इतनी चीजें होंगी सेकेंड स्टेज पे, बात समझना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो क्या होना है, आपको 2.5 गुना वैकेंसी का 2.5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आगे ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सारी जो है शर्तें आप पढ़ सकते हो यहाँ से। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड उसी दिन होगा वहीं पे जिस दिन आपको बुलाया जाएगा। तो अब ये आपके लिए जरूरी है फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है भाई। देखो पॉइंट ऑफ पॉइंट चलना है जो आपके लिए जरूरी है, तो ये चीजें आप देख लेना। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों की पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोलो भाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये किसके लिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं? पुरुषों के लिए, ठीक है, यानी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं मेल के लिए।
ठीक है, बात समझ में आई। हाइट कितनी होनी चाहिए? 168 होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए, यानी जो SC ST होते हैं उनके लिए हमारे पास 160, यानी कि आपको 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो OBC और जनरल है उन सभी के लिए 168 सेंटीमीटर, और जो अनुसूचित जनजातियां हैं इनके लिए क्या है, न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब नंबर 2 पे बात करते हैं सीना के बारे में, यानी कि जो आपका चेस्ट है उसके बारे में। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए। 79 सेंटीमीटर का सीना आपका बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाने पर कम से कम 84 सेंटीमीटर। बिल्कुल हम लोग जो जरूरी है उतनी बातें सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, आगे। और जो अनुसूचित जनजातियों के होंगे उनके लिए क्या होगा, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए। कितना? 77। इनको 79 तो आपको 77, और फुलाने पर कम से कम आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन OBC में आते हैं, कौन SC ST में आते हैं, कौन जनरल में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीने की बात। ठीक है, न्यूनतम, अब देखो टिप्पणी, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। क्या कि जैसे आप क्या करो, जैसे यहाँ पे देखो 79 है ना, तो 79 से कितना ज्यादा हो रहा है, 5 ज्यादा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। कितना? न्यूनतम आपका 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये एक जरूरी टिप्पणी है, ये आप देख लो। जैसे यहाँ पे 77 है, 77 में आप 5 जोड़ रहे हो तो 82, यानी कि 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है। ये हो गई मेल कैंडिडेट के बारे में, हाइट के बारे में और चेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ से महिला कैंडिडेट जो है इनके बारे में। ठीक है, अब किसके बारे में बात करते हैं? जो मेल कैंडिडेट है यानी कि फीमेल है, इनके बारे में, महिला कैंडिडेट के बारे में। ठीक है, आ जाओ। सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो महिलाओं के लिए है। ठीक है, पुरुष ना समझ लें, जो बालक है वो ना समझ लें, बालिकाओं के लिए है कितना? 152 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी होनी चाहिए? 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, बालिकाओं के लिए, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके लिए। ठीक है, बोलो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, जो महिला स्टूडेंट होती हैं, उनके चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, उस चेस्ट की मेजरमेंट की जगह पे क्या होता है? वजन का मेजरमेंट होता है। वजन का, महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए भाई। 40 किलोग्राम। उम्मीद है सभी लोग 40 किलोग्राम के आसपास होंगे। जितने भी महिला कैंडिडेट हैं, यानी जितनी भी बालिकाएं हैं, यानी कि जो महिला कैंडिडेट है, फीमेल है, उम्मीद है वो 40 किलो के आसपास होंगे। ठीक है भाई, जो कम है ना, जो नहीं खाते पीते हैं, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, है ना, खाने पीने में कोई मतलब नहीं है, घूम टहल रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो अभी टाइम है, खाने पीने में ध्यान दो, 40 किलो वजन पहुंचा लो। ठीक है, न्यूनतम आपका 40 किलो होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कर लो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उतना भी ज्यादा मत कर लेना कि दौड़ने में दिक्कत हो, रेस करने में दिक्कत हो, है ना। तो शरीर को मेंटेन करके रखना है कि रेस भी होगी 3rd स्टेज पे। ये तो 2nd स्टेज का काम है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, आपकी हाइट मेजरमेंट, है ना। जो पुरुष हैं, जो बालक हैं, उनकी क्या होगी कि हाइट मेजरमेंट होगा और चेस्ट होगा। लेकिन जो महिला है उनका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट ना होके आपका वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, बोलो। तो ये बात हो गई इस बारे में। ठीक है, ये 2nd स्टेज के बारे में बात हो गई। ठीक है, बोलो, इतनी सी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं 3rd स्टेज के बारे में, यानी कि शारीरिक क्षमता के बारे में। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग 3rd स्टेज, जब आप शारीरिक दक्षता के बारे में बात कर लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3rd स्टेज। फिर आपको बुलाया जाएगा रनिंग के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? फिजिकल, है ना, एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी आपकी शारीरिक क्षमता का टेस्ट होगा। तो अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों के, है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जो आहरकारी प्रवृत्तियां होगी इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थी अब कितना? 4.8 किलोमीटर, यानी कि 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर, 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में लगानी है। किसे लगानी है? ये पुरुषों के लिए है।
मेल कैंडिडेट के लिए है। किसके लिए? मेल कैंडिडेट के लिए, बालकों के लिए है कि 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर आपको 25 मिनट में लगाने हैं। लगभग 5 किलोमीटर कितने मिनट में? 25 मिनट में। बोलो 1 किलोमीटर 5 मिनट में, इतना आप मानो। ठीक है, उसके बाद जो महिला है यानी जो हमारे पास फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, तो ये क्या है कि 2.4 किलोमीटर इनको कितना दौड़ना है? 2.4, इसका जस्ट आधा दौड़ना है और वो 14 मिनट में दौड़ना है। कितना दौड़ना है? 14 मिनट में दौड़ना है। बात आप समझ गए? बोलो 2.4 किलोमीटर आपको कितने में दौड़ना है? 14 मिनट में दौड़ना है। बोलो बात समझ गए ना? तो ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है। तो ये बात हो गई हमारे पास शारीरिक टेस्ट की, दौड़ के बारे में। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बोलो आ जाओ, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं हमारे पास, उनको कर लेते हैं। कि जैसे हमारे पास क्या है, आ जाओ, जो हमारे पास जनरल के कैंडिडेट होते हैं जिनके पास है ना EWS होता है, उनकी बात करते हैं। यहाँ पे कहाँ पे दिया है उससे हम लोग देख लेते हैं ये। ठीक है, ये देखो EWS यहाँ पे आपको दिया हुआ EWS प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है कि वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होगा। इसी वित्तीय वर्ष का मान्य होगा जिस वर्ष से वैकेंसी आ रही है। ठीक है, बोलो 1 सेकेंड। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई बोलो। ठीक है, आ जाओ। तो ये क्या है, इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 से तो मान्य होगा EVS जो है आपका प्रमाण पत्र। ठीक है, किया जाएगा। यानी कि आपका क्या है कि ये लगभग अप्रैल है ना, 1 अप्रैल, कितना? 1 अप्रैल 2023 से माना जाएगा। कब तक का? किसके बीच का होना चाहिए? फॉर्म की लास्ट डेट का। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है? 16 है, 16/1/2024 के बीच होना चाहिए EWS आपका। क्या होना चाहिए EWS? ये जो है आपका कितना होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए। तो अब एक और बवाल की, अब जिनका नहीं है तो वो है ना क्या करो, ऑफिस दौड़ो बनवाने के लिए। तो अभी आपका टाइम है फॉर्म भरने में। फॉर्म 27 को भरा जाएगा, पहले बनवा लो। कल कल तो संडे है, 25 को क्रिसमस हो जाएगा, फिर छुट्टी। 26 को जाके आप बनवा सकते हो। ठीक है, एग्जाम और फॉर्म आपको स्टार्टिंग पे ही भरना है, कहीं है ना जहाँ पे सही ढंग से बताया जाता है फॉर्म भरना, उस चैनल से आप देख लेना और उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरना। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, और आपको क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। और उसके बाद है ना आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है पहले ही बनवा लेना, नहीं दौड़ते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई जनरल वालों के लिए EVS की। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास क्या है, आ जाओ OBC वालों के लिए बात करते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। OBC वालों के लिए कुछ बातें करते हैं मेरे दोस्त। आ जाओ, क्या हो गया, आ जाओ। OBC वालों के लिए कुछ बातें थी। ये छूट यहाँ पे आप देख सकते हो, अधिकतम 5 वर्ष। ये सारी चीजें आप पढ़ना, आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बातें थी, आइए देखते हैं हम लोग। ये यहाँ पे ठीक है, ये देखो है ना, किसके लिए? OBC वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप फर्स्ट का होना चाहिए और ये 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु तो निर्धारित आवेदन तिथि तक का होना चाहिए। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से ये भी हमारे पास 16/1/2024 के बीच का ही होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। तो जल्दी से आज ही जाके अपने पास वाले साइबर कैफे से बनवा लेना। ठीक है, क्या कर लेना, साइबर कैफे से बनवा लेना, क्योंकि 5 से 6 दिन आने में लग जाते हैं जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये आपको बनवाना है। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप फर्स्ट 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद किंतु इस भर्ती हेतु तो निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2023 और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उसके बीच का होना चाहिए। बात आप समझ गए? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपकी समाप्त हो चुकी हैं। और इसके बाद कुछ एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात इन्होंने दी है, वो कहाँ पे है? ठीक है, डिजी लॉकर वाली बात यहाँ पे दी गई थी, है ना, डिजी लॉकर ये यहाँ पे है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे जो क्या होगा कि शैक्षिक एवं आरक्षण से संबंधित तथा अन्य प्रमाण पत्रों को डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। कैसे? डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करना है। जो आपने अपने फोन मोबाइल में देखा होगा एप्लीकेशन कभी ना कभी, डिजी लॉकर, उसके माध्यम से अपलोड करना है। इसीलिए आप क्या करना, फॉर्म 27 तारीख तक किसी ना किसी चैनल, जैसे RWA एक चैनल है, वहां पे अंकित सर आपको बताते हैं, अच्छा बताते हैं। उनका वीडियो 27 तारीख को हो सकता है आ जाएगा, वो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। आप वहां से उन देख सकते हो कि उन्होंने फार्म भरना कैसे बताया है। हो सकता है यहाँ पे भी, इस चैनल पे भी हम भी बताएं, लेकिन आप वहां से देख लेना। सर के पास एक्सपीरियंस अच्छा है आपकी, है ना। तो बहुत दिन बाद वैकेंसी मिली है, तो कोई गलती की संभावना ना रहे, तो आप अंकित सर का वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छा ही बताते हैं और उनको उनको नॉलेज भी उस फील्ड में काफी ज्यादा है। तो आप वहां से देख लेना, उन्होंने सारी चीजें वो क्या करेंगे, जब फॉर्म भरना बताएंगे, हमेशा बताते हैं, तो वहां से आप देख लेना कैसे वो कर रहे हैं। वो डिजी लॉकर के बारे में भी सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, डिजी लॉकर से आपको कैसे अपलोड करना है, उसी के बाद आप फॉर्म भरना। जैसे ही सर का वीडियो देख लेना, तुरंत फॉर्म भर देना, देर मत करना, लेकिन वीडियो देखने के बाद ही भरना, गलती मत करना, चांस नहीं लेना। ठीक है, आपको बिल्कुल परफेक्ट काम करना है। ठीक है, तो अंकित सर का वीडियो देख लेना RWA में। ठीक है, रोजगार विद अंकित चैनल पे जाओगे, आपको वहां पे मिल जाएगा, उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे। अब ये फोटोग्राफ है ना, फोटो और ये जो हस्ताक्षर वाली बातें, ये सारी देख लेते हैं। क्या है, फोटो आवेदन ये जो है न्यूनतम 50 KB की होनी चाहिए, है ना। और ये सारी चीजें चेहरे है ना, 2D से शिखर तक साफ दिखे, है ना। मुंह बंद आंख खुली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आंख बंद मुंह खुला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, आप वहां से देख लेना। ठीक है, और फोटो पर आपको डेट नहीं डालनी है, बात समझ गए। ठीक है, डेट नहीं डालना है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। तो ये बात हो गई इसके बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्या मेरे दोस्त, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास एग्जाम में क्या क्या आएंगे और किस से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई किससे कितने क्वेश्चन आने हैं। तो देखो, मैथ होगा आपके पास, मैथ से आपके पास 20 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग से आपके पास 55 क्वेश्चन आने हैं, और जीएस से हमारे पास 38 क्वेश्चन आने हैं, और हिंदी से हमारे पास 37 क्वेश्चन आने हैं। टोटल हमारे पास आने हैं 150 क्वेश्चन, और इसमें 150 क्वेश्चन होंगे जो आपके पास 300 मार्क मिलेंगे। कितने? 300 मार्क मिलेंगे, यहाँ पे 300 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने? 300 मिलेंगे, और उसके साथ साथ 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। बात आप समझ गए। आप अगर सिलेबस देखना चाहो तो सिलेबस मेरे भाई यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस दिया गया होगा। ठीक है, आ जाओ, सिलेबस नीचे आपको दिया गया है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, जनरल नॉलेज का पूरा सिलेबस दिया गया है, जनरल हिंदी का पूरा सिलेबस दिया गया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ का पूरा सिलेबस दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रीजनिंग का भी होगा, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिबल एवं तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग का भी ये पूरा सिलेबस दिया गया है नीचे। तो ये PDF आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, सरकारी रिजल्ट पे जाके वहां पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी कुछ आज की हमारे पास इंपॉर्टेंट बातें जो हमने यहाँ से की, ये जरूरी बातें थी, है ना। हमने एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, इन सारी चीजों के बारे में बात कर ली, और हमने फिजिकल, है ना, जो फिजिकल था, फिजिकल एफिशिएंसी थी, क्षमता थी, इन सभी चीजों के बारे में बात कर ली। फीमेल और मेल सभी के बारे में क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, काफी जानकारी आपको मिली होगी, है ना, आपको काफी मदद मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2024 में जितने भी अपडेट आते रहेंगे वो सभी अपडेट हम लोग लेके आते रहेंगे यहाँ पे। और रीजनिंग का जो है हम लोग फाउंडेशन बैच लेके आएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे रीजनिंग का। और हमारा एक रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, जिन्हें, है ना, कि 2024 में एग्जाम फोड़ना है, रीजनिंग हमें बिल्कुल नहीं आती है, जीरो से पढ़ना है, तो वो हमारा बैच चल रहा है, तिरंगा बैच। प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वहां से जाके आप उन क्लास को देख सकते हो, जिन्हें आगे एग्जाम पे भी और टारगेट करना है। लेकिन हम लोग पूरा डेडिकेट जो लेके आएंगे, वहां तो हम लोग पूरे 46 चैप्टर पढ़ा है, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने पूछे जाएंगे चैप्टर, हम लोग उतना डेडिकेटेड बैच लेके आएंगे इसके लिए भी। और उस बैच का नाम क्या रखना है ना, जो दोस्त भाई अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट में बताएंगे भाई बैच का नाम क्या होना चाहिए, नहीं हम लोग अपने हिसाब से तो लेके आएंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में, आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, रीजनिंग की क्लास के साथ, यूपी पुलिस के, और कुछ अपडेट आती रहेगी यूपी पुलिस से जुड़ी हुई, तो हमारे इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। और हमेशा यहाँ पे लीगल
जानकारी मिलेगी, फर्जी नहीं, वीडियो ज़्यादा बनाने के चक्कर में जितनी लीगल जानकारी उतनी दी जाएगी। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की जानकारी में इतना ही, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नए वीडियो में।